There is a common phenomena about bazaar. Let's see what is that. In general, we say that market is meant a place where commodities are bought and sold, as Anuj said about it. But if you go in depth, we can easily find some more things about the bazaar or market. Market may be represented by physical locations where transactions are made. Here, transactions are important. जटा सर स्लाइड विजिबल है? हाँ दिख रहा है सर. Okay, thank you sir, thank you. So markets may be presented by physical locations where transactions are made. These include retail stores and other similar business that sell individual items to wholesale markets, selling goods to other distributors, or they may be virtual. So थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे. What is virtual? Technically यदि हम देखें तो a market is any place where two or more parties can meet to engage in an economic transaction, even those that don't involve legal tender. मतलब कहीं ना कहीं दो पार्टीज, कोई भी दो व्यक्ति, एटलीस्ट टू पर्सन्स आर देयर who are engaged in some transactions. कुछ इसी तरह का सीन होता है इन जनरल बाजार में. जब हम जाते हैं तो कुछ इसी तरह से हम बाजार को समझ पाते हैं, जहाँ कुछ बायर्स और सेलर्स होते हैं. आज जो हम कॉमन करंट मार्केट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो इन जनरल जिस बाजार के बारे में हम जानते हैं उसके थोड़े से नए जो फीचर्स हैं उनके बारे में आज थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे. बट इसके पहले कि हम उन नए पॉइंट्स को एक्सप्लोर करें, हम इकोनॉमिक्स जो है वो बाजार को कैसे डिफाइन करता है इसको थोड़ा समझते हैं. In economics, the concept of a market is any structure that allows. Economics कहता है कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अलाउ करता है बायर्स एंड सेलर को to exchange any type of goods, services and information. तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर गुड्स ही नहीं, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन को भी मर्ज करता है, इनकॉर्पोरेट होती हैं ये तीनों चीजें. तो जहाँ ये तीनों चीजें हमें दिखाई देती है वहाँ हम कह सकते हैं कि बाजार है. मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में जब इन गुड सर्विसेज और इंफॉर्मेशन का ट्रांजैक्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम कह सकते हैं कि वो बाजार है. नाउ इससे ये समझ में आता है कि क्या बाजार केवल एक एरिया को ही कहेंगे या बाजार किसी एक एरिया पर ही होता है. So a market is a place where two parties can gather to facilitate the exchange of goods and services. The parties involved are usually buyers and sellers. The market may be physical like a retail outlet where people meet face to face, or virtual like an online market. तो यदि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट की बात करें तो ऑफलाइन में तो हम देख पाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी होती है, कस्टमर और जो बायर होते हैं, मतलब बायर और सेलर जो होते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जब ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वहाँ हम वर्चुअल मार्केट को समझते हैं. तो आगे देखेंगे हम किस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट को डिफाइन किया गया है. सो हियर वी कैन से मार्केट डज नॉट ओनली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस. कॉर्नोट ने मार्केट को जो डिफाइन किया है वो कुछ इस तरह से किया है. इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, बट द होल ऑफ एनी रीजन in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of these same goods tends to equality easily. मतलब ऐसी जगह जहां पर खरीदने और बेचने वाले अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से जो उनकी नीड है, जो उनकी आवश्यकता है, उनको पूरा करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं. ठीक है.
सो अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू पार्टीज कैन गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये यहाँ से क्लियर होता है। चलिए, मार्केट के क्लासिफिकेशन को यदि हम देखें कि जो मार्केट होता है उसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सो इन जनरल हम जानते हैं कि एरिया के हिसाब से भी मार्केट को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंगली भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं और टाइम बेसिस हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक एक करके इन सभी को थोड़ा देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और स्कोप हम देख पाते हैं लोकल मार्केट, जैसे हम जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ भी हम डिसाइड करते हैं, वहाँ आसपास में जितना भी रिटेल मार्केट अवेलेबल होता है, जो भी दुकानें रहती हैं, उसको हम नॉर्मली लोकल मार्केट में कंसिडर करते हैं। द कस्टमर्स विल बाय प्रोडक्ट इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। The local market includes customers located within the region, the product or service is produced or made available. मतलब प्रोडक्ट भी वहीं बन रहा है या उसके आसपास बन रहा है, और उसको बनाने वाले, उसको बेचने वाले और खरीदने वाले भी ऑलमोस्ट उसी पर्टिकुलर एरिया के हैं। तो इसलिए इस तरह के मार्केट को लोकल मार्केट कहा जाता है। इन जनरल इस तरह के मार्केट के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम बाय करते हैं, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो लोकल मार्केट के हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रीजनल मार्केट। अब रीजनल मार्केट कुछ इस तरह का मार्केट होता है जो किसी रीजन से जुड़ा हुआ होता है। मतलब जैसे यदि हम बात करें कि पंजाब, हरियाणा, यूपी जो स्टेट्स हैं इंडिया में, इनके पर्टिकुलर अपने मार्केट हैं। जैसे आप साउथ की बात करें तो वहाँ आपको, ये आप एक देख पा रहे होंगे, वहाँ कोकोनट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ जिस एरिया में, जिस रीजन में जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनसे जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है, उस पर्टिकुलर गुड्स के बेसिस पर, क्योंकि उस रीजन में वो गुड्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ का मार्केट उस पर्टिकुलर गुड्स और रिसोर्सेज का होता है। इसलिए हम इस तरह के मार्केट को रीजनल मार्केट कहते हैं। व्हेन डिमांड ऑफ अ गुड इज लिमिटेड टू अ रीजन और अ स्टेट, इट इज नोन एज रीजनल मार्केट। मतलब पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ भी पर्टिकुलर गुड्स की या कुछ नंबर ऑफ गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है और उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, तो उस तरह के मार्केट को रीजनल मार्केट कहा जाता है। हम आगे देखें तो नेशनल मार्केट विच इज ऑफ अ नेशन, व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स आर स्कैटर्ड इन होल कंट्री, that is there is nationwide demand of a good, then such type of market is known as national market. मतलब किसी प्रोडक्ट की डिमांड जब पूरे कंट्री में एक जैसी हो रही है या बढ़ती जा रही है, सभी जगह कंट्री में, सभी स्टेट में, सभी सिटीज में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो उस तरह के प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट है कहलाएगा वो नेशनल मार्केट कहलाएगा। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो हम ऑलरेडी शेयर करते हैं, जानते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करें तो जो बेसिक आइडिया है इंटरनेशनल मार्केट का, वो कुछ इस तरह से है कि जो भी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं कंट्रीज की, उनके बीच में, उनके बियॉन्ड जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट कहा जाता है। When the buyers and sellers are scattered in whole world, there is worldwide demand of a good, then it is known as international market. अब यदि हम इसकी फंक्शनिंग को देखें, मार्केट की फंक्शनिंग, तो इन जनरल हम दो इसकी कैटेगरी बना सकते हैं, एक जनरल मार्केट और दूसरा स्पेशलाइज्ड मार्केट। जनरल मार्केट कुछ इस तरह का होता है जहां पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। लेकिन यदि हम स्पेशलाइज्ड मार्केट की बात करें तो स्पेशलाइज्ड मार्केट डेडिकेटेड मार्केट्स होते हैं, पर्टिकुलर गुड्स और कमोडिटीज के लिए ही डेडिकेटेड होते हैं, वहाँ उसी तरह की गुड्स और कमोडिटीज अवेलेबल होती हैं। जैसे इंदौर की बात करें तो कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, कपड़ा मार्केट, बर्तन बाजार, सराफा, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो पर्टिकुलर कुछ एक कैटेगरी के गुड्स कमोडिटीज के लिए
गैदर होते हैं या एक्सचेंज करते हैं। सो स्पेशलाइज्ड मार्केट ऐसे मार्केट होते हैं जहां वन काइंड ऑफ गुड्स बेची और खरीदी जाती है। अब यदि हम कंपटीशन की बात करें कि किस तरह का कंपटीशन होता है मार्केट में, तो कंपटीशन के बेस पर हम मार्केट को दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन किसको कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अ मार्केट इज सेड टू बी परफेक्ट when both the buyers and sellers are aware about the prices of the goods and buyer can purchase goods from any seller at the same price। मतलब यहाँ इस तरह के जो मार्केट होते हैं जहाँ जिसको हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहेंगे, तो इस तरह के मार्केट में प्राइस सभी सेलर का जो कमोडिटी का गुड्स का जो प्राइस होगा, सर्विसेज का जो प्राइस होगा वो सेम होगा, बायर और सेलर भी इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और उनके बीच में जो एक्सचेंज होगा गुड्स का इन टर्म्स ऑफ मनी वो इक्वल होगा। जैसे कि अ मार्केट इज सेड टू बी परफेक्ट व्हेन बोथ द बायर्स एंड सेलर्स आर अवेयर अबाउट द प्राइसेस। मतलब उनको अवेयरनेस होगी कि जहां से भी वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे उसकी प्राइस सेम होगी, उसकी वो जो गुड्स या कमोडिटी खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी भी सेम। So prices of the goods and buyer can purchase goods from any seller at the same price. The prices are determined by the industry। तो इस तरह के मार्केट में, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होता है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है। मतलब प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है वो इंडस्ट्री सेट करती है, इंडस्ट्री कंफर्म करती है। सो देयर आर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अब यहाँ एक नया टर्म है होमोजेनियस। होमोजेनियस टर्म को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जैसा प्रोडक्ट, एक जैसी उसकी क्वालिटी, एक जैसा ही उसका प्राइस, और खरीदने और बेचने वालों का भी लगभग एक जैसा ही इंटरेस्ट। तो जब सारी चीजें कॉमन कहलाती हैं, कॉमन हो जाती हैं, तो उस तरह के मार्केट को होमोजेनियस प्रोडक्ट मार्केट यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के नाम से जाना जाता है। बट इन प्रैक्टिस इन जनरल इस तरह के मार्केट हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जिस तरह का रियल सिनेरियो है मार्केट का, उसमें हम ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है वो हम नहीं देख पाते। तो इन जनरल हम कह सकते हैं, कॉमन सेइंग है इसके लिए कि परफेक्ट मार्केट इमेजिनरी मार्केट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स भी उतने ही हो जितने नंबर ऑफ बायर्स हैं, प्रोडक्ट सभी के सेम हो, क्वालिटी सेम हो, प्राइस सेम हो, ऐसा देखने में ज्यादा नहीं आता। So in practice this type of market is not there। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब किसी मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम आइडेंटिफाई करें तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, जिस कंडीशन को समझकर हम देख सकते हैं कि वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है या नहीं। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट is a market structure in which a large number of firms all produce the same product। मतलब नंबर ऑफ जो फर्म्स होंगी वो भी बहुत ज्यादा होंगे, एक जैसा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेंगे, उसके प्राइस भी सेम। मेनी बायर्स एंड सेलर्स होंगे इसमें, इस तरह के मार्केट में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे, सभी के प्रोडक्ट्स एक जैसे होंगे। इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर्स, जो खरीदने वाले हैं वो भी अवेयर हैं और बेचने वाले भी अवेयर हैं। फ्री मार्केट एंट्री एंड एग्जिट, और इस तरह के मार्केट में जो एंट्री और एग्जिट है, चाहे वो सेलर की हो या बायर की, वो बहुत इजी होती है, फ्री होती है। सो इस तरह की जब हम ये पॉइंट्स को ध्यान में रखकर यदि हम देखें, नजर डालें मार्केट पर, तो जहां हमें ये पॉइंट्स, ये कंडीशंस नजर आ जाए, हम कह सकते हैं कि वहां परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। नाउ वी आर ऑन द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ type of market, or the second part of competition on the basis of competition। The next thing is imperfect market। अब imperfect market किसको कहेंगे, जिसमें कोई परफेक्शन ना हो, मतलब सब एक जैसी चीजें ना हो, नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज नहीं होंगे, कम या ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ बायर्स कम ज्यादा हो सकते हैं, एक जैसा सभी का प्रोडक्ट नहीं होगा, प्राइस में भी वेरिएशन होगा, डिफरेंस होगा।
तो इस तरह के जहाँ मार्केट दिखाई देते हैं वो इम्परफेक्ट मार्केट कहलाते हैं। अब इम्परफेक्ट मार्केट की जो कैटेगरी है उसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ मार्केट होते हैं इम्परफेक्ट मार्केट जो मोनोपोली मार्केट कहलाते हैं, कुछ डिओपोली कहलाते हैं और कुछ ओलिगोपोली मार्केट कहलाते हैं और कुछ मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाते हैं। तो ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं इम्परफेक्ट मार्केट के, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे जो आज हमारा मेन मोटो है, नए एस्पेक्ट्स जो मार्केट के हैं, नए जो टर्म्स हैं उनको हम सीखेंगे। सर हेलो। यस सर। सर संजय जठार बोल रहा हूँ, तो फुल स्क्रीन कर लीजिए आप। ओके, थैंक यू सर। शिफ्ट F5 करके उसको फुल स्क्रीन स्लाइड पूरी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। इज इट ओके सर? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। So, what are monopoly, duopoly, oligopoly, and monopolistic market? Let's understand. मोनोपोली मार्केट किसको कहेंगे? आपने अक्सर मोनोपोली टर्म सुना होगा। मोनोपोली का मतलब होता है जब किसी एक का पर्टिकुलर मार्केट, पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक मार्केट है या कॉमन जो मार्केट है उस पर पर्टिकुलर एक कोई मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, उसका जब कंट्रोल हो जाता है तो उस तरह का मार्केट मोनोपोली मार्केट कहलाता है। So monopoly means the exclusive possession or control of supply trade in a commodity or service. किसी पर्टिकुलर सर्विस या कमोडिटी को के लिए जो भी उसका प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है, उसका जो कंट्रोल है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस मार्केट में जब बना लेता है तो वो मोनोपोली मार्केट कहलाता है। जैसे एक ही सिचुएशन में, मतलब एक ही प्रोडक्ट को और सर्विस को प्रोवाइड करने वाला एक ही व्यक्ति हो, या एक जैसी सर्विस और गुड्स को प्रोवाइड करने वाला जब एक ही व्यक्ति होता है तो वो मोनोपोली मार्केट बन जाता है। मतलब वहां पर सेलर एक होगा और बायर बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, सो हियर वी कैन सी जस्ट वन सप्लायर, नो कंपटीशन, मोनोपोलिस्ट कंट्रोल प्राइस एंड वेरी हार्ड टू एंटर द मार्केट। बाकी जो एंटर लेना चाहते हैं इस तरह के मार्केट में, वो उनके लिए इजी नहीं होता कि इस तरह के मार्केट में वो पेनिट्रेट कर पाए। सो मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होते हैं जहां पर कुछ स्पेसिफिक सेलर्स की या प्रोड्यूसर्स की मोनोपोली होती है, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं और जो सर्विसेज होती हैं उन पर उनकी कमांड होती है, कंट्रोल होता है, और उनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं। सो नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली ये जो टर्म है ये भी मार्केट का ही एक फॉर्म है। ओलिगोपोली डिफाइंड दैट ओलिगोपोली कम्स फ्रॉम ग्रीक रूट्स मीनिंग फ्यू सेलर्स। मतलब सेलर्स तो होंगे लेकिन जैसे मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे कंज्यूमर या बायर होते हैं, ओलिगोपोली में नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, हम ये कह सकते हैं। And oligopoly is a market dominated by a few sailors, somewhere between one and very many. ठीक है, at least several of which are large enough to be able to influence the market price. Oligopolistic industries account for a major share of economic activity, जैसे ऑयल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मेटल और माइनिंग एंड एयरलाइंस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ नाम आपके सामने दिए हैं जो ओलिगोपोली मार्केट के हैं। मतलब हर कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन में नहीं लगा हुआ है, ऑटो इंडस्ट्री में भी लिमिटेड हम कंपनीज को जिसको कह सकते हैं हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, लिमिटेड बिजनेस हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बनाने वाले इसको थोड़ा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेटल्स और माइनिंग, ये जो ऑनर होते हैं इस तरह के बिजनेस के, वो लिमिटेड होते हैं। नंबर ऑफ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेलर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए इस तरह के मार्केट को ओलिगोपोली मार्केट कहा जाता है। नाउ अनदर टर्म इज देयर, ड्यूपोली। ड्यूपोली का मतलब ये हुआ जब एक जैसे दो बिजनेस मर्ज हो जाते हैं,
when सेम कैटेगरी बिजनेस मर्जेस और मिलकर जब वो बिजनेस करते हैं तो उस तरह के बिजनेस को ड्यूपोली बिजनेस या मार्केट कहा जाता है। इसमें दोनों बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, एक के बिना दूसरा जो है अपनी आइडेंटिटी नहीं रख सकता। तो इसलिए जैसे इस तरह के कुछ एग्जांपल हैं, आपने देखा होगा जोमेटो, आपने कुछ और एग्जांपल देखे होंगे ड्यूपोली के, जिसमें दो कंपनियों ने मिलकर किसी एक कंपनी को फॉर्म किया है, लेकिन उन दोनों के नाम से। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस तरह की जो कंपटीशन होती है ये इन जनरल हम देख पाते हैं। मतलब यहाँ जो सेलर्स होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे, बायर्स भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सेम प्राइस पर नहीं, उसकी प्राइस सेम नहीं है। गुड्स की क्वालिटी में भी वेरिएशन हो सकता है। तो someone is asking something, बोलिए। So there are many firms competing for the same group of customers. ग्रुप ऑफ कस्टमर्स सेम हो सकते हैं, लेकिन जो फर्म्स हैं वो ज्यादा होंगे। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, सेलर हो सकते हैं, और कस्टमर भी उतने ही ज्यादा हो सकते हैं। बट प्रोडक्ट एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे सीडीज, मूवीज, कंप्यूटर गेम्स, रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड, कुकीज, फर्नीचर। ये कुछ एग्जांपल हैं जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के हैं। और यदि हम इसको कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, यानी कि टाइम के हिसाब से भी हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ मार्केट होते हैं जो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, लाइक डेली मार्केट। ठीक है, डेली जो मार्केट होते हैं वो रोज मार्केट लगता है, और रोज उसका जो उस मार्केट में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं वो रोज खप जाती है, मतलब रोज कंज्यूम होती है या सेल आउट हो जाती है। मार्केट पीरियड इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड इन विच सप्लाई बीइंग फिक्स्ड, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड। प्राइस इस तरह के मार्केट में जो फिक्स होता है वो डिमांड पे डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी है। जैसे हम ये जो पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो वेरी शॉर्ट पीरियड या डेली मार्केट के एग्जांपल हैं, जिसमें जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे ही उस पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट का प्राइस रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे डिमांड कम होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जो गुड्स हैं उनकी प्राइस कम हो जाती है। सो दैट टाइम पीरियड इज ऑफ अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के लिए होता है टाइम पीरियड, or weeks in which the supply of a commodity can be increased out of a given stock to meet the demand. The time period for perishable commodities is only a day. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा समय तक हम उनको स्टोर करके नहीं रख पाते, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है, उसी जैसे डिमांड होती है उसी पर उसकी प्राइस डिपेंड करती है। So the price is in this type is known as market price। और इस तरह के जो मार्केट होते हैं इसमें जो प्राइस होती है उसको मार्केट प्राइसिंग कहा जाता है। Now second we can take as short period market। ये कुछ इस तरह के मार्केट होते हैं जो एक दिन या 3 दिन या एक हफ्ते से ज्यादा के लिए रहते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा जब फेस्टिवल सीजन होता है तो कुछ हॉकर्स होते हैं, कुछ छोटे व्यापारी होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी को पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेल करते हैं, और उनकी डिमांड भी उसी टाइम फ्रेम में होती है। सो इस तरह के जो मार्केट कहलाते हैं वो शॉर्ट पीरियड मार्केट कहलाते हैं। So in this period, the size of the firm and plant cannot be altered. Thus, during the period, the stock of a given commodity can be increased, but a limited extent by the use of the existing capacity of the product plant. In short,
in short period, it is the production capacity that is constant and not the output. The production capacity can be increased and extend, but cannot be adjusted in accordance to the demand. मतलब ये जो इस तरह के जो मार्केट होते हैं, इसमें जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, वो इंक्रीज होती है, लेकिन हमेशा डिमांड पर डिपेंड नहीं करती, and extend but cannot be adjusted in accordance to the demand. So next is long period market. इनका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होता है. इस तरह के मार्केट में जो प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज अवेलेबल होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, उनका ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. कुछ बेसिक चीजें हैं इसकी, वो हम देखते हैं. लॉन्ग पीरियड मार्केट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्मल प्राइस. मतलब इस तरह के जो मार्केट होते हैं, इनमें जो प्राइस होते हैं गुड्स एंड कमोडिटीज के, वो नॉर्मल प्राइस कहलाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक वो प्रोडक्ट और कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल होती है, तो उसका जो प्राइस होता है वो भी फिक्स हो जाता है, या हम कह सकते हैं कॉमन रहता है. इसलिए वो लंबे समय तक के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी पर एप्लीकेबल होता है, इसलिए उसको नॉर्मल प्राइस कहा जाता है. नॉर्मल प्राइस इज दैट प्राइस व्हिच इज लाइकली टू प्रिवेल इन द लॉन्ग रन. लंबे समय तक एक जैसा ही मूल्य किसी वस्तु का बना रहता है. सो दिस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. यहाँ पर ये जो प्राइस होता है नॉर्मल प्राइस, ये डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम पर, मतलब उसकी दोनों के बराबर होने तक स्थिति में बना रहता है. There is a time enough to adjust productive capacity to demand, that is to add new equipment and plant, or to reduce the existing ones. During this period, all the factors of production are variable. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हमें पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, मटेरियल, कैपिटल. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बिना हम प्रोडक्शन की कल्पना नहीं कर सकते. प्रोडक्शन में ये जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, ये मेजर फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. आर वेरिएबल, thus the long run supply can be fully adjusted to the changing demand conditions. कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जिनका ड्यूरेशन काफी लंबा होता है. You can take it as 10 plus years. 10 साल 15 साल तक के लिए पर्टिकुलर मार्केट रहते हैं. जैसे the secular period is very long period. Regarding this period, Professor Marshall has said it is a period of more than 10 years in which changes in demand fully adjust themselves to supply. मतलब यहाँ जो डिमांड होती है वो एडजस्ट होती है जैसे सप्लाई होगी उस पर. मतलब यहाँ सप्लाई पर डिपेंड करेगा, सप्लाई के अकॉर्डिंगली डिमांड एडजस्ट होगी. Now in this period there is enough time to change the factors of production of a commodity. There is change in population, fashion and preferences of the consumers, techniques of production, etc. There is much time that demand and supply changes and the process of adjustment continues. तो इस तरह के कुछ मार्केट हम देख पाते हैं. Now अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है, जो भी हम समझ पाए हैं, बेसिक जो हम जानते हैं, थोड़ा सा हमने उसी को ही मेमोराइज किया, रिकॉल किया. नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस वेबिनार, जिसमें कुछ नई चीज़ों को हम समझ रहे हैं, नए एस्पेक्ट हैं मार्केट के, उसको हम देखते हैं. यहाँ यदि आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं. आप अपने हैंड रेज करके कोई क्वेश्चन यदि आपका है तो अभी आप पूछ सकते हैं. जिन पार्टिसिपेंट्स को मैं यहाँ लिस्ट में देख पा रहा हूँ, उनमें से यदि किसी को कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, या कुछ इसमें और ऐड ऑन करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो आप अनम्यूट करें अपने आप को और शेयर करें. चलिए, यदि कोई डाउट नहीं है तो एंड में एक क्विज रहेगी. या देव, यस देव, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून देव. सर मुझे मतलब एक चीज पूछनी थी कि ये जो सेंसेक्स मार्केट रहता है,
या स्टॉक मार्केट यू कैन से। तो सर ये आपने जो क्लासिफिकेशन बताया उसमें से कौन से मार्केट में लाई करता है? हाँ, फिर से रिपीट करिए। सर जो स्टॉक मार्केट रहता है वो हम्म। आपने जो क्लासिफिकेशन बताया उसमें से कौन से मार्केट में लाई करता है ये आप स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट को कैसे समझते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो आप बताएं। सर स्टॉक मार्केट मींस जहाँ स्टॉक शेयरिंग और ट्रेडिंग होती है। हम्म। तो सर वहाँ स्टॉक वहाँ पर मतलब भी शेयर्स एंड एक डिवेंचर्स हम बाय और सेल करते हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली करते हैं हम, डेली बेसिस पे करते हैं उसको। सर वो तो टाइम टू टाइम मतलब हर मिनट चलते रहता है ना कि जो शेयर से हम्म। प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम्म। मतलब अगर वैसे कंसिडर किया जाए तो तो इस तरह के जो शेयर मार्केट है, इसमें यदि हम प्रोडक्ट को डिफाइन करें पहले, तो क्या हो सकते हैं इसके प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है वो किस टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। सर प्रोडक्ट तो इसमें जो शेयर होल्डिंग हाँ। होल्डिंग है वो उसे मतलब प्रोडक्ट बोल सकते हैं वहां पर ठीक है। कि जो शेयर बिकते हैं। हाँ, और कितने समय के लिए कस्टमर के पास रहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, और कंपनी उसको कितने समय के लिए अपने पास रखती यस सर। है तो ना। सर यस सर, यस सर। तो जितने भी शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं, ये हम खरीदते और बेचते हैं। हम देखते हैं डेली बेसिस पर भी कई बार सेंसेक्स में जो भी चेंजेस होते हैं, तो कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, ये पॉइंट आता है सामने। लेकिन ये जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, वो यस सर। कस्टमर टू कस्टमर होती है। कंपनी जब शेयर इशू करती है, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, तो वो डेली उसमें चेंजेस नहीं करती है। सो जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से शेयर मार्केट जो होगा वो लॉन्ग पीरियड मार्केट में काउंट होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। नए कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ नए टाइप्स हैं मार्केट के, जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो के लिए रेलेवेंट है। उनको थोड़ा देख लेते हैं। दीज आर द पॉइंट्स। मार्केट, आज के मार्केट को यदि हम उसके टाइप्स देखें या डिवाइड करें, तो हम उसको 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। एग्जिस्टिंग मार्केट, जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्पेशली उस केस में ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है जहाँ हम स्टार्टअप की बात करते हैं। मतलब कोई नया वेंचर या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें इस तरह के टाइप्स को समझना जरूरी हो जाता है। सो एग्जिस्टिंग मार्केट का मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। देन सेकेंड वन इज रीसेगमेंटेड मार्केट। अब ये सेगमेंटेड और रीसेगमेंटेड क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। देन न्यू मार्केट एंड क्लोन मार्केट। तो ये चार चार टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट nowadays: existing market, resegmented market, new market and clone market। देखते हैं ये क्या है जो टाइप्स हैं। existing market, when investors and entrepreneurs go after an existing market, the advantage is that there is little or no market risk इन दिस मार्केट टाइप। मतलब यहाँ कोई मार्केट रिस्क नहीं होती है, लिटिल और नो मार्केट रिस्क। कंपटीटर्स एग्जिस्ट होते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कस्टमर्स वांट एंड नीड बेटर परफॉर्मेंस। टेक्नोलॉजी इज यूजुअली द ड्राइविंग फैक्टर। The positioning is driven by the product and how much value customers place on its features. The risk is to think that competitors are dumb or too slow. There is no chasm, or we can say gap, that you need to fill. The chasm is the gap between early adopters and the mainstream customers in a market. तो इस तरह के मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट कहलाते हैं। मतलब ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ देखे, ये एग्जिस्टिंग मार्केट के हैं। और एग्जिस्टिंग मार्केट में पेनिट्रेट करना या उस मार्केट में बिजनेस को की एंट्री लेना किस तरह का होता है, किस तरह की रिस्क होती है यहाँ पर। देयर इज लिटिल और नो मार्केट रिस्क, इसका ये एडवांटेज होता है। नाउ न्यू मार्केट क्या है? इन दिस मार्केट कस्टमर्स डू नॉट एग्जिस्ट। कोई भी नया मार्केट होगा, जैसे आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है और आप उस आइडिया पर वर्क करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस नई क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो भी इनोवेशन होगा, जो भी इनोवेटिव आपके साथ आपके आइडिया या जो भी प्रोडक्ट होगा, वो मार्केट के लिए नया होगा। तो जैसे मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट नया होगा, तो उस नए प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी नया होगा। मतलब नया मार्केट बनेगा, उसके लिए नए कस्टमर जुड़ेंगे उससे। अभी तक वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मार्केट में,
तो इस तरह का जब प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में लॉन्च की जाती है तो नए कस्टमर, नया एरिया जुड़ता है। सो कस्टमर्स डू नॉट एग्जिस्ट, इस तरह के मार्केट में कस्टमर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये मार्केट कब फॉर्म में आता है, जब हम कुछ नया मार्केट में लॉन्च करते हैं, कुछ इनोवेटिव हम लाते हैं, कुछ नया मार्केट में हम लेकर आते हैं। कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है। सो रेवेन्यू जनरेशन टेक्स ईयर्स इन दिस, क्योंकि काफ़ी समय लगता है इसको एस्टेब्लिश होने में। मार्केट साइज इज जीरो, क्योंकि मार्केट जीरो होता है। जो भी इस तरह के मार्केट में उतरना चाहते हैं, मतलब नया मार्केट में जो नए मार्केट में जो आते हैं, उनके लिए मार्केट जीरो होता है। वो खुद अपना मार्केट, नया मार्केट क्रिएट करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जिनके पास में कोई इनोवेटिव आइडिया या प्रोडक्ट होता है, वो अपना मार्केट खुद बनाते हैं। सो कस्टमर्स नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ देयर नीड्स। कस्टमर की जो नीड होती है, वो मतलब उनकी जो नीड है, वो हम समझ पाते हैं कि क्या किस तरह की कस्टमर्स की नीड है, और उनकी नीड को पूरा करने के लिए हम नए तरीके से, नए इनोवेटिव वे में हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को, या जो भी मेथड्स हैं, उसको हम उनके सामने लेकर आते हैं। सो यू मस्ट कंसिडर व्हाट फैक्टर्स कैन यू क्रिएट दैट हैज नेवर बीन ऑफर्ड। Chess is biggest here because you will only be selling to the very early adopters। मतलब आपके पास में गैप बहुत ज्यादा होगी। जो भी न्यू मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, न्यू मार्केट में एंट्री मतलब इस तरह का कोई प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को डिलीवर करना चाहते हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है। इस तरह की यदि मार्केट में हम एंट्री लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमारे सामने गैप बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमें हर कस्टमर हमारे लिए नया कस्टमर होता है। कस्टमर भी अनअवेयर होता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वो बिल्कुल नहीं जानता है। तो कस्टमर को अवेयर करना, कस्टमर को सिस्टम से अवेयर करना, प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, वो जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में अवेयर करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बिजनेस की होती है जो एक नया मार्केट क्रिएट कर रहा है, नया बिजनेस ला रहा है। सो फॉर अ न्यू मार्केट टू टेक ऑफ, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द कस्टमर। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपने जो भी नया प्रोडक्ट डिजाइन किया है, कोई सर्विस, कोई मेथड, या कुछ भी नया जो आप कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा, ये क्लियर करना होगा कि आपके कस्टमर कौन है। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। फॉर एग्जांपल, हु इज द कस्टमर, द फर्स्ट थिंग, एंड व्हाट कस्टमर पेन और प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। क्योंकि कस्टमर हैं, हो सकता है कि एग्जिस्टिंग मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज या कमोडिटीज अवेलेबल हो हैं, वो उनसे सेटिस्फाई ना हो, या कहीं ना कहीं उसमें कुछ और नया इनोवेटिव चाह रहे हैं। तो यदि आप कुछ ऐसा इनोवेटिव कर पाते हैं जो कस्टमर के नीड को फुलफिल कर पाएगा, तो आप नया मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी नए मार्केट में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो पहले देखें कि कस्टमर की प्रॉब्लम कहाँ पर है, कस्टमर को कहाँ तकलीफ हो रही है, मतलब कस्टमर क्या चाहता है। यदि एग्जिस्टिंग मार्केट से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ये अपॉर्चुनिटी होती है उन स्टार्टअप्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और नया मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं। बट बात यही है कि जैसे गेप ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मार्केट भी खुद ही बनाना पड़ता है और कस्टमर भी खुद ही जोड़ने पड़ते हैं। मतलब कस्टमर क्रिएशन, मार्केट क्रिएशन, ये सब उसी बिजनेस के हाथों होता है। वो जितने अपने एफर्ट्स लगाएगा, उतना ही नया मार्केट क्रिएट करता चला जाएगा और एक्सप्लोर करेगा। नाउ रीसेगमेंटेड मार्केट। So the resegmented market is a hybrid between a new market and an existing market. हाइब्रिड का मतलब हम समझते हैं, दो डिफरेंट सिस्टम को हमने मर्ज कर दिया है। हेलो, यस सर। एक क्वेरी थी शायद किसी स्टूडेंट की, उसने हैंड रेज किया है। यस सर, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सज्जाद ए सराफ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेरी। Yes, please unmute yourself and ask. हेलो। Yes, please बताएं, अपना प्रश्न बताइए।
No, is there any query? Participants, is there any query? You can unmute yourself. आप अपने आप को अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं. अगर क्वेरी नहीं हो तो प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड. क्वेरी हो आपको तो पूछ सकते हैं. All dear active participants. Hello, may sir. ask- Yes, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, my question is that what are the different techniques by using which we can attract the more and more customers into the new market? Okay, good question. We'll explore this question later on. It will come. Sir, next I am slide. talking about the latest digital techniques so that we can join the new customers. Okay, okay. We'll discuss later on. Okay, sir. Any other? Sir, second questions. Can I ask? Sure. Ask. Sir, whether GDP comes under which kind of products, share markets? GDP Okay. Can I say Okay. that GDP is a part of market, share market? What do you understand GDP? Goods and services that are being imposes. Goods and services. Yes, it is a part of. It is a part of share market, or it is some another thing. Yes. As two things. जैसे कि अपन GDP goods and service को लगाते हैं सर. GDP goods and service में लगाते हैं आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? हाँ यस सर, वही पाया क्योंकि उसमें भी डिफरेंट टाइप से GDP है. तो मुझे कहना है कि वो भी एक शेयर मार्केट रिलेटेड टर्म्स है या फिर वो डिफरेंट है कंसेप्ट पूरा? हाँ, जीडीपी से आप समझते क्या है? थोड़ा सा वो मुझे क्लियर करें. आप मतलब जीडीपी को कैसे समझ पाते हैं? जो भी कोई प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं आप कि जीडीपी कोई प्रोडक्ट है? एक प्रोडक्ट नाम की, जैसे कि डिफरेंट टाइप से प्रोडक्ट्स है और उसमें गवर्नमेंट में स्केल दिए कि उस पे ये टाइप का जीडीपी आपको टैक्स आपको इंपोज करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा. हाँ, थोड़ा यहाँ हम इसको क्लियर करेंगे क्योंकि जीडीपी कोई प्रोडक्ट नहीं होता है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोला जाता है, बट ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी को कैलकुलेट करती है. ये मेजरमेंट है हमारी कंट्री की या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी. सो जीडीपी इज नॉट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. कोई ऐसा इसका कोई साइज और शेप नहीं होता है. ओके ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. So next is resegmented market. Now, what is resegmented market? The resegmented market is a hybrid between a new market and an existing market, in the sense that it is a new market created from a small segment from an existing market. ऐसा existing market मतलब जो already exist कर रहा है, उसमें से कुछ एक ऐसा part उसका एक small segment जो हम लेते हैं और उससे फिर हम नया सेगमेंट बना लेते हैं, तो उसको रीसेगमेंटेड मार्केट के नाम से जाना जाता है. अब ये सेगमेंट क्या है या सेगमेंटेड मार्केट क्या होते हैं, सेगमेंटेशन क्या होता है, थोड़ा अभी हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे. सो द फीचर्स ऑफ दिस मार्केट टाइप आर, इस तरह के मार्केट में जो रीसेगमेंटेड मार्केट होते हैं, इसके जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहली बात होती है कि इस तरह के मार्केट की जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की या सर्विसेज की वो बहुत कम होती है. देन न्यू नीशे होता है, नीशे इन दिस मार्केट टाइप. अब ये नीशे क्या होता है या इस टर्म को हम कैसे समझेंगे वो आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं. So evaluate factors that your industry has long competed on and eliminate those and evaluate what factors can be reduced below the industry standards. Evaluate what factors can be increased above the industry standards. Evaluate what factors can be created that have never been offered. There is a bit of a chasm. Chasm का मतलब अभी हमने शेयर किया था कि chasm का मतलब था gap. So of a chasm in this type of market. ठीक है, छोटा गैप होता है लेकिन उस छोटे से गैप को भरने के लिए भी हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं. सो इस तरह के मार्केट को हम रीसेगमेंटेड मार्केट के नाम से जान सकते हैं. फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट एयरलाइंस इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, took on the airline industry by bringing up the traditional hub and spoke model and providing just very limited services but for an extremely low price. इस तरह का ये जो एग्जांपल है ये हमें क्लियर करता है कि रीसेगमेंटेड मार्केट क्या होता है. मतलब एक छोटा गैप हमें ढूंढना होता है जो एग्जिस्टिंग मार्केट होता है और उसको फिर हम फिर से रीसेगमेंट करते हैं हमारे अकॉर्डिंगली. मतलब जो नया बिजनेस पर्सन है, जो स्टार्टअप है, वो अपने अकॉर्डिंगली उसको रीसेगमेंट करके नया मार्केट क्रिएट कर सकता है. Another is clone market. In a clone market,
Customers are known because you copied an existing market. मतलब existing market के customers को ही आपने ले लिया है, customer वही हैं, product नया हो सकता है. So it is called a clone market. In this market type, you are going to localize all those specific issues for your country or region. That said, it takes a foreign business model and adapts it to local conditions. There are no competitors if you are the first one. यदि आप स्टार्ट करते हैं क्लोन मार्केट तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, क्योंकि आप सेम जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसका क्लोन मतलब सेम जो कस्टमर्स जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं आप उन्हीं को हमारे अपने नए मार्केट में इनको इंक्लूड कर रहे हैं और नया कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप उनको दे रहे हैं. सो there are no competitors if you are the first one, and the risk may be in misjudging the local needs. This market type can be adapts a foreign business model to a local condition, जैसे language, culture, imports, restrictions and local regulations. Need a large number of customers. यहाँ large number of customers होते हैं typically 100 million, क्योंकि हम existing market से ही customer को लेते हैं. तो इस तरह के market clone market के लिए हम existing customer को लेते हैं, इसलिए इसमें जो number of customers होते हैं वो ज्यादा होते हैं. अब हम उस टर्म को देख रहे हैं जिसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं. सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब हम मार्केट को हमारे सेट ऑफ जो क्लासिफिकेशन है उसमें जब हम डिवाइड कर लेते हैं. लाइक सेगमेंटेशन इज एसेंशियली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबसेट्स ऑफ बायर्स within a market that share similar needs and demonstrate similar buyer behavior. The world is made up of billions of buyers with their own sets of needs and behavior. Segmentation aims to match groups of purchasers with the same set of needs and buyer behavior. Such group is known as segment. किस तरह का होता है segmentation? अब हम आगे देखते हैं. So these are the types of segmentation. Behavioral हो सकता है, demographic हो सकता है, geographic हो सकता है और psychographic हो सकता है. ये जो segmentation है इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जितने भी बायर्स अवेलेबल है, जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस ग्लोब पर जितने भी ह्यूमंस हैं वो सभी एक तरह से कस्टमर हैं. whether some of them are producing or selling goods or services, providing goods or services. तो ऑलमोस्ट सभी एक जो सेलर होता है उसके लिए सभी कस्टमर होते हैं. ठीक है, वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने बिजनेस को प्लान करके चलता है. सो यहाँ यदि हम पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो हम 4 कैटेगरी में मार्केट को यदि हम डिवाइड करें तो 4 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. 4 सेगमेंट हम बना सकते हैं. एक होगा बिहेवियरल, दूसरा होगा डेमोग्राफिक, तीसरा ज्योग्राफिक और चौथा साइकोग्राफिक. अब ये चारों जो सेगमेंटेशन है सेगमेंट्स हैं इनको थोड़ा सा इंडिविजुअली समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम किसी भी प्रोडक्ट को जब डिजाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं, कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, नया मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सर्विसेज हम देना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर किस एज ग्रुप के लिए है. मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया है 25+ ईयर्स के एज के लोगों के लिए. ठीक है, तो आपके जो पोटेंशियल कस्टमर होंगे वो होंगे जिनकी एज 25 या उससे ज्यादा होगी. यदि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया है जो छोटे बच्चों के लिए है, लाइक जो इन्फेंट्स होते हैं जिनको हम 5 साल से कम एज की ग्रुप में रख सकते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए बनेगा. तो आपके जो कस्टमर होंगे वो होंगे उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो कि 5 ईयर्स से कम के हैं. तो हम एज के हिसाब से भी हमारे मार्केट को सेगमेंट में ला सकते हैं, मतलब मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जेंडर. मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, योगेंद्र पटेल. यस योगेंद्र, डू यू हैव एनी क्वेरी? सर, जैसे ये अपन कुछ प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ रहता है क्या कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस एज ग्रुप के लिए होगा या फिर ऐसा कुछ? हाँ, वो पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया है, पहले जो उसके फीचर्स होते हैं, जो उसका डिजाइन होता है, वो तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, ये उसके हाथ में होता है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है.
ये वो कंफर्म करता है कि मैं किस एज ग्रुप के लिए बना रहा हूँ। अब जब वो पर्टिकुलर एज ग्रुप को कंफर्म कर लेता है, वो मार्केट का सेगमेंटेशन कर लेता है, डिवाइड कर लेता है अपने मार्केट को कि मेरा एज ग्रुप जो है, मान लीजिए मैं छोटे बच्चों के लिए टॉय बनाना चाह रहा हूँ, तो वो जो टॉय है या सोप है या जो भी उनके लिए यूजफुल चीज़ें हैं, वो जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं। गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए जब हम सोप बना रहे हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए ताकि उनको नुकसान ना पहुंचाए, तो वो जो उसके पैरामीटर्स हैं हमें उनको फॉलो करना होता है। लेकिन पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे ये तो हम ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ओके सर। हम बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो चॉइस हमारी हो सकती है, लेकिन उस चॉइस को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, उस चॉइस को कंप्लीट मतलब अचीव करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए हमें सेट पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। ओके सर। सो जेंडर भी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है। पहला सेगमेंटेशन यहाँ जो लिया गया है वो डेमोग्राफिक है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हैं, यदि आप नया स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप किसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, कौन, मतलब जेंडर वाइज यदि हम जाएं तो मेल है या फीमेल है, या कॉमन प्रोडक्ट बना रहे हैं जो दोनों के लिए। ठीक है, तो जेंडर वाइज भी हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। नाउ ऑक्यूपेशन हो सकता है, कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड या सेमी प्रोफेशनल या इस तरह के जो लोग हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए वो प्रोडक्ट बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हेलमेट यदि हम बनाते हैं, हेलमेट बना रही है, यदि कोई कंपनी हेलमेट बना रही है, तो हेलमेट किसके लिए बनाएगी? जो टू व्हीलर या मोपेड ड्राइव करते होंगे, तो उनके लिए पोटेंशियल कस्टमर कौन होंगे? जो मोपेड टू व्हीलर ड्राइव करते होंगे, उसके ड्राइवर्स होंगे। कार जो ड्राइव करते हैं उनके लिए हेलमेट यूजलेस है। जस्ट सवन अनम्यूटेड। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेजेस कंसिडर होना चाहिए सर? ठीक है, हम उस पर भी आने वाले हैं। अभी हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन को देख रहे हैं, इसको कंप्लीट करते हैं फिर उसको आते हैं। ओके सर, ओके। थैंक यू। सो ऑक्यूपेशन हम देख पा रहे हैं, ऑक्यूपेशन बेस हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में भी हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो सिंगल पर्सन के लिए है या मैरिड पर्सन के लिए है। ठीक है, डिपेंड करता है। फिर यदि हम इनकम फैक्टर को रखें, वेरिएबल को रखें, तो उस बेसिस पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे मार्केट में, जिस मार्केट में हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, उस मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो किस इनकम ग्रुप को टारगेट करेगा। मतलब जिस प्रोडक्ट को हम डिजाइन कर रहे हैं, जो मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो कौन सा इनकम ग्रुप उसको इजीली बाय कर पाएगा, या किस कस्टमर के लिए हम वो प्रोडक्ट डिजाइन करना है। फॉर एग्जांपल यदि हम मर्सिडीज बेंज का एग्जांपल लें, तो मर्सिडीज बेंज किस इनकम ग्रुप के लिए फिजिबल होगी, कौन उसको अरेंज कर पाएगा, कौन ले पाएगा, खरीद पाएगा उसको? ऑब्वियसली जिसकी इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, रिलीजन बेस पर भी हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे जितने डिफरेंट रिलीजन हैं, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, हिंदू या कुछ और, तो उस बेसिस पर भी हम प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, पग जो बांधी जाती है वो पंजाबियों में बांधी जाती है, जो सरदार होते हैं वो पग बांधते हैं। तो पग जो बनाई जाती है, जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोडक्शन होता है, वो पर्टिकुलर उन कस्टमर्स को ध्यान में रखकर ही प्रोड्यूस किया जाता है, जैसी उनकी डिमांड या नीड होती है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। जैसे हमने अभी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन देखा, ऐसा ही कुछ ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन होता है। इसमें हम पर्टिकुलर स्टेट, कोई रीजन, कोई कंट्री या कोई कॉन्टिनेंट, उस बेसिस पर मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। साइज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया सेगमेंटेड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसी पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से हम मार्केट में हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको कंफर्म कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ हमारी जो टारगेट कस्टमर होंगे वो शहरों के कहलाएंगे। ठीक है, सो पॉपुलेशन डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है
पॉपुलेशन डेंसिटी से भी हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। ऑफन क्लासिफाइड एज अर्बन, सबअर्बन और रूरल। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं नए मार्केट में या जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, वो ध्यान रखता है, प्रोड्यूसर या सप्लायर ध्यान रखता है कि इसके जो पोटेंशियल कस्टमर हैं वो कौन है, वो रूरल में रहने वाले हैं, सबअर्बन के हैं या फिर अर्बन एरिया के। Now, climate according to weather patterns are common to certain geographic region. जैसे 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 मौसम चेंज होता है, कुछ प्रोडक्ट मार्केट में बढ़ जाते हैं जब मौसम चेंज होता है, और कुछ कम होने लग जाते हैं। मौसम के चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड अकॉर्डिंगली घटती और बढ़ती रहती है। सो वहाँ भी हम ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में मार्केट को समझ सकते हैं। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होगा? जैसा कि ये जो टर्म दिया है साइकोग्राफिक, ये बताता है कि इंसान की जो कस्टमर जो है, उसकी जो पसंद है, जो उसे अच्छा लगता है, जिसमें उसे कंफर्टेबल फील होता है, वो उसी तरह के प्रोडक्ट को खरीदता है। डिपेंड करता है कि उसकी बाइंग कैपेसिटी कैसी है और दूसरे फीचर्स उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं। सो सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, बिलीव्स, वैल्यूज, कल्चर, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आते हैं। मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो हम कस्टमर की, हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, उनके लाइफस्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनके बिलीव्स, उनके वैल्यूज और उनके कल्चर और सोशल क्लास को ध्यान में रखकर डिजाइन करते हैं। यदि हम इन पैरामीटर्स को ध्यान में ना रखें, इन फीचर्स को ध्यान में ना रखें, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब हो सकता है कि हमने बिना इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखे यदि प्रोडक्ट डिजाइन किया है, प्रोड्यूस किया है, तो मार्केट में कस्टमर उसे ना खरीदे। तो इसलिए हमें कुछ ये जो पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखकर ही हमें प्रोडक्ट डिजाइन करना होता है। Now, behavioral segmentation, it divides consumers into groups according to their observed behaviors. जैसा कस्टमर का बिहेवियर होता है, उस पर हम उसको रख सकते हैं, उस कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। Many marketers believe that behavioral variables are superior to demographic. बहुत से मार्केटर कहते हैं कि भाई बिहेवियरल जो वेरिएबल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू डेमोग्राफिक। अब डेमोग्राफिक में हमने क्या देखा था? डेमोग्राफिक में हमने देखा कि एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस या रिलीजन क्या है। लेकिन यदि साइकोग्राफिक बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें व्यक्ति के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज typical behavioral variables and their description include purchase uses occasion like regular occasion, special occasion। कोई बहुत ज्यादा खुश है, कोई दुखी है, तो उसके सुख और दुख के ऊपर भी निर्भर करता है, उसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड कैसी रहेगी। सो बेनिफिट्स और यूजर स्टेटस, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हम ले सकते हैं जो कि बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आते हैं। चलो, तो यहाँ हमने डिस्कस किया। अब जैसा कि ये जो कंटेंट है ये यहाँ एंड होता है। एक क्विज आप लोगों के लिए है, जितने भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने इस वेबिनार को अटेंड किया है अभी, उनके लिए फीडबैक लिंक शेयर की जाएगी। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को आप हैंड रेज करके, यदि आप चैट बॉक्स यूज करते हैं, मतलब चैट बॉक्स में आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। चैट बॉक्स में आप जैसे पहले क्वेश्चन को रिप्लाई देना चाहते हैं तो Q1 A B C D किसी पर्टिकुलर एक को आप टाइप करके भेज सकते हैं। चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए। और समवन इज रेजिंग हिज और हर हैंड। यस, बोलिए। हाँ जी, बोलिए।
सो हमने कुछ बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश की। बहुत सारे और भी टर्म्स और पॉइंट्स हैं जो इसमें अभी कवर नहीं किए गए हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर? बताइए, हमने जो भी समझा उसके हिसाब से कौन सा ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है? जैसे शिवम खंडेलवाल। मोनोपोली। हेलो। मोनोपोली। ओके, करेक्ट योरसेल्फ शिवम। मोनोपोली इज द करेक्ट आंसर। Sorry, perfect competition is the correct answer. Wrong. Which of the following is the most competitive market is the perfect competition? So you're wrong. The correct answer is A, perfect competition. The next question is which of the following is the least competitive market structure? ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें सबसे कम कंपटीशन। मोनोपोली। मोनोपोली, यस। Here the correct answer is monopoly. I'm repeating. फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो परफेक्ट कंपटीशन है, बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव, सबसे ज्यादा कंपटीशन किस तरह के मार्केट में होगी, तो वो होगा परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहां कंपटीशन की चांसेस बिल्कुल निल होंगे या कम होंगे, वो मार्केट कहलाएगा मोनोपोली मार्केट। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। What is the correct answer? A1, occasions. Occasions. All of the following would be ways to segment within the category of behavior variable segmentation except, चलिए A, यूजर स्टेटस। कुछ कह रहे हैं यूजर स्टेटस? चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं, लाइफस्टाइल। चेक करिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी वेज टू सेगमेंट विद इन द कैटेगरी ऑफ बिहेवियर वेरिएबल सेगमेंटेशन एक्सेप्ट लाइफस्टाइल। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, जिसमें ये जो बिहेवियरल पार्ट जो अभी हमने लास्ट में देखा, आप देखेंगे इसमें ये आपको पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज आंसर दिस क्वेश्चन। Geographic. Which one is the factors or which factors are the most popular basis for segmenting customer groups? कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? सर बी, Behavioral, डेमोग्राफिक। सर डी होगा, बिहेवियरल। डेमोग्राफिक। Okay, let's see. सर डेमोग्राफिक। Okay, let's see which one is the correct one. Demographic, correct. हम इसी बेसिस पर मार्केट को, कस्टमर ग्रुप को सेगमेंट में मतलब उसको क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। Sir, numerous sellers. Which of the following is not a feature of monopolistic market or competition? Sir, numerous sellers. Okay. और कोई इसमें अपना इनपुट देना चाहे? Yes sir, A. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। डी, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजेनियस कैसे होगा? Which of the following is not a feature of monopolistic market competition? Numerous sellers होगा। Sir, A numerous seller. Okay, let's see. A sir, A. Homogeneous products. This is the correct answer. Homogeneous products. क्यों? क्योंकि फर्म जो होती हैं वो एक दूसरे से compete कर रही होती हैं,
In monopolistic competition, there is sufficient differentiation so as to view each firm as almost a monopoly for their own product. क्योंकि जो monopolistic competition होता है उसमें सब ऑलमोस्ट एक जैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं, लेकिन फिर भी उनमें वेरिएशन होता है, उनकी क्वालिटी में, उनके प्राइस में डिफरेंस होता है. Can you answer this one? This is the last question. Can anyone Sir, answer this benefit one? segmentation. Benefit segmentation कैसे? When companies market products on the basis of what the producer's attributes will do for given segment of consumers, they are using a powerful form of behavioral segmentation known as. कैसे सर उसको जाना कस्टमर जहाँ बेनिफिट देखेगा वहीं जाएगा ना. Okay. Usage rate segmentation. कैसे usage rate segmentation कैसे? Can you define that? जितना ज्यादा उसका कंजम्पशन या यूजेज रेट होगा तभी कंज्यूमर उसको लेगा, अगर उसकी जरूरत नहीं होगी तो नहीं लेगा. Okay, let's see the correct answer. Benefit segmentation. फिर से रिवाइज करिए इस क्वेश्चन को. When companies market products on the basis of what the products attributes will do for given segment of consumers. आपने पहले ही consumers का जो segment है जो डिसाइड किया है, उसको उस सेगमेंट में आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं. दे आर यूजिंग अ पावरफुल फॉर्म ऑफ बिहेवियरल सेगमेंटेशन. तो किस बिहेवियरल सेगमेंटेशन को वो यूज करेंगे, कौन से फॉर्म को यूज करेंगे? सर यूजर स्टेटस सेगमेंटेशन. इट्स बेनिफिट सेगमेंटेशन. चलिए, थैंक्स फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. Jata sir, am I audible? Okay. Yeah. Sir, Okay, feedback. Thank you very much, sir. So, thank you all the participants for your active participation. Good afternoon to one and all. It was indeed a wonderful session. And before we close this webinar, it's time to acknowledge the efforts of all those who have contributed to this webinar. Market, as we know all, is a place where buyers and sellers need to exchange goods and services in terms of money. Today's speaker, Professor P.K. Sharma, very well explained classification of markets, and we came across many new terms related to the market like monopoly, oligopoly, daily market, short period market, long period market, existing, resegmented, new, and clone market. So we came across many new terms. I sincerely thank Professor P.K. Sharma for sharing this valuable information and made it interesting by sharing many examples for each type of market. I also sincerely thank Honorable Vice Chancellor Dr. Sunil K. Somani, a renowned name in the technical education, for his guidance and motivation that always help us to organize such events. His vision inspires us to work hard consistently. I also thank Dr. Pradyuman Yadav, Registrar, Medicare University, for all-round support which lead to smooth conduction of this webinar. I also thank Dr. Sarita Kansal, Head Medicare Incubation and Innovation Cell, and Professor Ramjanam Singh, Head E-Cell, for all their contribution and support to organize this webinar. I also thank all the members of MIIC for their support in organizing this webinar. I would also like to thank the members of the supporting team, Mr. Surikant Soni, Ms. Amrita Mantri, and Mr. Gajendra Singh, for their patient support as always. And at last, I would like to thank the members, the participants who made this webinar
successful by actively interacting with the speaker. I hope all of you have got a broader view of working of different types of market based on the balance of demand and supply. With this, we come to the end of this webinar. Thanks, Professor G.K. Sharma, once again for this wonderful session.